वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक बोर्ड 1819। सो इट्स अनु वर्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉपी चेकिंग क्राइटेरिया इन बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि अब अप्रैल का एंड होने वाला है और मई स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही मई स्टार्ट होता है तो थोड़ी थोड़ी टेंशन शुरू हो जाती है कि ओहो 2022 में लास्ट वीक 25 में जब भी आपका बोर्ड का रिजल्ट आने वाला होता है तो ऑब्वियस है, चाहे आपका कितना भी अच्छा पेपर क्यों ना हुआ हो, लेकिन थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं टेंशन ज़रूर रहती है रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि मैथ्स की कॉपी चेकिंग बोर्ड में किस टाइप से होती है। बोर्ड की कॉपी चेकिंग का क्राइटेरिया क्या है, किसके पासिंग मार्क्स आ सकते हैं, कितने मार्क्स आपको मिल जाएं तो आप पास में आ जाएंगे, ये सारी बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आपने वीडियो कंप्लीट देखना है। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, केवल आपकी काम की कुछ कुछ बातें हैं। जिन्होंने ये मिस कर दिया है, जिनके एग्जाम्स हो गए हैं, वो अपने जूनियर्स को बता सकते हैं कि आगे आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जैसे हर वीडियो में हम कहते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट छोड़ के नहीं आइए, कुछ ना कुछ जितना भी आता है वो आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में होता क्या है कि 1 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस थे उसमें अगर आपने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया है, केवल आपने आंसर भी दिया है, तो भी आपको उस पर फुल मार्क्स मिलेंगे, उसकी कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपने स्टेप्स नहीं भी दिए हैं, डजंट मैटर, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे अगर आपने आंसर करेक्ट दिया है। ठीक है, अब बाकी हम बात करते हैं जो आपके सॉल्विंग वाले क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स। ठीक है, कोई भी आपने इन सब के लिए आपके पास होती है स्टेप मार्किंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब तक आपने पूरा क्वेश्चन करेक्ट नहीं किया है तब तक आपको मार्क्स अलॉट नहीं होंगे। तो स्टेप मार्किंग का क्या मीनिंग है, थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर दें। स्टेप मार्किंग का मीनिंग ये नहीं है कि आपने किसी से भी आंसर पूछा और वो आंसर आपने दे दिया, दैट इज नॉट स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग का मतलब है कि जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके पास है उसका आपने फॉर्मूला दिया है, उसके बाद स्टार्टिंग के 1 2 3 स्टेप्स आपने दिए हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेप मार्किंग। ओके, तो अगर आपने फॉर्मूला ही मेंशन कर दिया, सपोज कोई इंटीग्रल का क्वेश्चन है या डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, उसका जो फॉर्मूला है करेक्ट, अगर आपने वो ही मेंशन किया है, आगे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया है, तो मिनिमम हाफ मार्क्स तो आपको अलॉट हो ही जाएंगे। ठीक है, सपोज आपने फॉर्मूला लिख दिया है, उसके बाद 1-2 स्टेप भी आपने प्रोसीड कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं, तो आपको 1-1.5 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपने बिल्कुल क्वेश्चन ट्राई ही नहीं किया है, कंप्लीट छोड़ दिया है, तो बेटा उसमें हाफ क्या 1 क्या कोई मार्क आपको अलॉट नहीं होगा। तो कभी भी क्वेश्चन को कंप्लीट ना छोड़ के आए, जितना आपको आता है, जितना उससे रिलेटेड फॉर्मूला आता है, वो जरूर आप उसमें ट्राई करें। ठीक है, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, उसमें आप स्टेप बाय स्टेप, या प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपका कंपलसरी आता है जैसे, तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा और डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि वो 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आता है, तो उसमें आपने जो एक्सप्लेन करना है, E1 E2 E3 जो भी आपने लिए हैं, इवेंट ए लिया है, उसके बाद जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड की है, उन सब का हाफ मार्क्स आपको बोर्ड में अलॉट होता है। ठीक है, तो सारे स्टेप्स, जैसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनमें जो स्टेप मस्ट हैं उनको आप शॉर्टकट नहीं कीजिए, उनमें कंप्लीट स्टेप आपको देने होते हैं। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आपका है, उसमें आप डायरेक्ट शॉर्टकट्स अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपने शॉर्टकट नहीं लेना है, उसमें आपने प्रॉपर वे में कंप्लीट सॉल्व करना है, क्योंकि हर स्टेप के आपके मार्क्स अलॉट होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोज आपके 33 मार्क्स भी नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा टेंशन भी उन्हीं को होगी। तो अगर गुड न्यूज़ क्या है आपके लिए कि अगर आपके सपोज
27, 28 मार्क्स भी अपनी मेहनत वाले, ऐसा नहीं कि वो सब टोटल करके, अगर आपके 27 या 28 मार्क्स भी आ रहे हैं तो बोर्ड 27, 28, 29 सबको काउंट करता है 33 में। ठीक है, वो ऑटोमेटिक है कि 28 में किसी को फेल नहीं किया जाएगा। तो जिनको ज़्यादा टेंशन है, जिनके 27 की रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा टेंशन फ्री अपने आप को कर लें, बाकी कंपटीशन की तैयारी कर लें, बाकी दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लें, लेकिन वो मैथ्स में फेल नहीं होंगे। क्योंकि जो भी 27, 28, 29 की रेंज में होता है उसको बोर्ड ऑटोमेटिक क्या दे देता है, 33 मार्क्स। तो अगर कभी भी आपके 33 मार्क्स आते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि वो 33 मार्क्स आपके अपने हैं, कुछ बोर्ड का भी कंट्रीब्यूशन है उसमें, कुछ जो चेकिंग करते हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो 28, 29 वाले बच्चे तो टेंशन फ्री हो जाएं, लेकिन अगर सपोज उससे भी लेस आपके मार्क्स आते हैं तो बेटा तब कोई बोर्ड भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए फिर एक चांस और होता है कि आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता है जुलाई में, वो आप ट्राई कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें अभी से क्यों सोचनी है, क्योंकि आपने पेपर दिया है तो आपको आइडिया लग गया होगा। पेपर मेरे ख्याल से पूरा NCERT बेस्ड था, तो पेपर में भी आपको इतनी टेंशन नहीं हुई होगी। जिन्होंने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता है कि ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही थे। तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अबव 70, अबव 80 ही आप लोगों के आएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई टेंशन है तो टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग मोस्ट प्रॉब्ली लगभग सारे ही बच्चे पास हो जाते हैं बोर्ड में, तो ज़्यादा टेंशन आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब आगे के जो भी आप एग्जाम्स फाइट कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन कीजिए। तो बोर्ड की चेकिंग के क्राइटेरिया को आप निगलेक्ट नहीं करें, क्योंकि इसमें आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। तो अब मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आज वीडियो में केवल इतना ही। टिल देन, बाय बाय।